सबसे पहले हमारा मुद्दा है, सबसे पहला पैसा। कौन सा पैसा? तो क्या जब पैसा नहीं था तो क्या व्यापार नहीं होता था? व्यापार होता था। किसके माध्यम से? वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली को। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, इसने खूब सारा अनाज उगाया। तो इस प्रकार इसके पास जो है खूब सारा अनाज है, यानी मान लीजिए 5 किलोग्राम इसके पास अनाज है। इसको ज़रूरत है 500 ग्राम टमाटर की, क्योंकि उसने सब्जियां नहीं उगाई। इसी प्रकार कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने खूब सारी सब्जियां तो उगाई, लेकिन उसने अनाज नहीं उगाया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं उसके पास 500 ग्राम टमाटर हैं और उसको किसकी ज़रूरत है? 5 किलोग्राम गेहूं की। तो ये क्या करेगा? ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास टमाटर तो है लेकिन उसको ज़रूरत है गेहूं की। तो ये व्यक्ति ढूंढने चला किसी व्यक्ति को, तो उसको जो है ये व्यक्ति मिल गया। ये दोनों आपस में मिले, तो उसने आपस में अपनी ज़रूरतें बताई कि हाँ भाई साहब, इसने कहा कि अगर आपके पास 5 किलोग्राम गेहूं है तो मुझे दे दीजिए, और मेरे पास टमाटर हैं, अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप ले लीजिए। तो इस प्रकार ये उनमें जो है एक सहयोग हो जाता है कि ये जो इसकी ज़रूरत है वो ये पूरा कर देता है, जो इसकी ज़रूरत है वो ये पूरा कर देता है। तो इस प्रकार ये जो है अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपनी ज़रूरतें पूरा कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो है ये सिस्टम कहलाता है। सबसे सिंपल जो है ट्रेड ये होता है, तो इसको हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ऐसा प्रणाली कह सकते हैं कि जहाँ पर जो है वस्तुओं का आदान प्रदान करके व्यापार किया जाता है। तो ये क्या हो गया? वस्तु विनिमय प्रणाली। अब हम समझते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली के आखिर क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं। बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये जो व्यापार है उसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये बार्टर सिस्टम। ठीक है? किस प्रकार? जैसे कि मनी सिस्टम आज हम नोट छूटों की मगजमारी और नकली मुद्रा, ऐसे जाली नोट ऐसी समझ देखते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम में जो है ऐसी समस्या वहाँ पर नहीं होती हैं। ठीक है? तो जब छुट्टों की मगजमारी, जैसे कि अगर आप किसी शॉप में गए, आपके पास 100 रुपये हैं और आपको 13 रुपये की चीज़ें आपने खरीदी, लेकिन दुकानदार कहेगा भाई मेरे पास 87 रुपये नहीं है, आप क्या करिए और सामान ले लीजिए, लेकिन आपको सामान नहीं लेना होता है। तो इस प्रकार आप और उनमें तानाबानी हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है? कि ये छुट्टों की मगजमारी है। लेकिन बार्टर सिस्टम में मान लीजिए आपके पास संतरे हैं और आपको मंजन की ज़रूरत है, आप किसी शॉप में या फिर ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिसको संतरों की ज़रूरत है और उसके पास मंजन है, तो आप क्या करेंगे? व्यापार कर लेंगे सीधा। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड की है। दूसरा ये है कि जो फॉरेन एक्सचेंज, आप आगे पढ़ेंगे कि वह जो डॉलर हैं इंडियन रुपीज़ में उसकी कीमत देखें तो कभी 70, कभी 60, कभी 65, तो ये ऊंचा नीचा होता रहता है। तो इससे क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो नीतियां हैं वो इससे प्रभावित होती हैं। तो इस प्रकार हमें जो है अपनी नीतियों में चेंज करने पड़ते हैं, जिस प्रकार चेंजेस जो हैं डॉलर और रुपये की जो कीमतों में आता है। तो ये जो है एक हम कह सकते हैं कि व्यापार जो है उसके में बहुत सारी बाधा उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर हम बार्टर सिस्टम में देखें तो मान लीजिए इराक है। अब इराक है जो खूब सारा तेल उत्पादन करता है, और इंडिया हमारा जो कृषि प्रधान देश है ये खूब सारा अनाज उत्पादन करता है। इंडिया को ज़रूरत है तेल की और इराक को ज़रूरत है अनाज की। तो ये आपस में क्या करेंगे? बैठक करेंगे या फिर मीटिंग करेंगे और आपस में क्या डील कर लेंगे कि भाई हम आपको 500 टन अनाज दे देंगे और आप इसके बदले में हमें इतने बैरल तेल दे दीजिए। तो ये जो है इनके बीच सीधा समझौता हो जाता है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, चाहे किसी भी प्रकार की नीतियाँ हो, चाहे डॉलर और रुपए, चाहे दूसरी मुद्रा की, चाहे कितनी कीमत हो, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। किसमें? बार्टर सिस्टम में। तीसरा ये लाभ है कि यहाँ पर नो डेंजर ऑफ फेक करेंसी। जैसा कि हमने फर्स्ट में जिक्र किया था कि यहाँ पर नकली मुद्रा, जाली नोट ऐसी समस्या को देखने को नहीं मिलती। भाई जब पैसा ही नहीं है तो हमें यहाँ पर किस प्रकार की ऐसी समस्या देखने को मिलेगी? तो ये कुछ ऐसे 2-3 लाभ हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे हम देखते हैं कि इसके क्या नुकसान है बार्टर सिस्टम के। अगर हम बार्टर सिस्टम की हानियों की बात करें, सबसे बड़ी हानि ये है कि यहाँ पर आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना बहुत मुश्किल है। जैसे कि हमने पहले उदाहरण देखा था कि भाई जो व्यक्ति था उसको किसकी ज़रूरत थी? 500 ग्राम टमाटर की ज़रूरत थी और 5 किलोग्राम उसके पास गेहूँ था। तो बताइए क्या ऐसा व्यक्ति मिल पाना कि जिसको गेहूँ की ज़रूरत हो और उसके पास 500 ग्राम टमाटर हो, क्या ये मतलब आसान है? ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति के पास गया, अब ये कहेगा भाई साहब आपको ज़रूरत है 500 ग्राम टमाटर की, लेकिन मेरे पास तो 1 किलोग्राम का पत्ता गोभी है और मुझे तो ज़रूरत है आलू की, तो क्या आप दे पाएंगे? क्या इनके बीच व्यापार होगा? व्यापार नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी दूसरे के पास गया तो वो कहेगा भाई साहब हमारे पास तो 2 किलो गाजर हैं, बाजरे की ज़रूरत है, तो क्या इनके बीच व्यापार हो पाएगा? ऑफ कोर्स व्यापार नहीं हो पाएगा। तो उसको ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जिसके पास
जिसके पास टमाटर है लेकिन उसको ज़रूरत हो गेहूँ की, ऐसा व्यक्ति मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। इस प्रकार जो है आवश्यकताओं का दोहरा स्वयं होना बहुत मुश्किल होता है, किसमें? बार्टर सिस्टम में। दूसरा ये कि सर्च एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब जो ढूँढने की लागत और जो लेन-देन की लागत, ये इस प्रकार कि भाई इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति आसानी से तो मिलेगा नहीं, जिसके पास मतलब टमाटर हो और गेहूँ की ज़रूरत हो, तो उसको उसको हर जगह ढूँढना पड़ेगा, लगभग 10-15 जगह ढूँढेगा तो वो व्यक्ति शायद मिलेगा। तो यहाँ इसकी सर्च कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट दोनों बढ़ जाती है। तो बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी हानि ये होती है। तीसरा ये है कि नाशवान वस्तुओं का मूल्यह्रास। मान लीजिए अब ये टमाटर जो है ये ज़्यादा दिन थोड़ी ना स्टोर कर पाएगा। मान ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 15 दिन, उसके बाद तो ये अपने आप चीज़ें खराब होने लग जाएगी अगर इसका भंडारण नहीं किया गया तो। तो ये इस प्रकार जो नाशवान जो वस्तुएं हैं तो उनका मूल्य ह्रास हो जाता है, मतलब या फिर सड़ जाएगी, गल जाएगी। तो टमाटर जैसी ऐसी चीज़ें जो नाशवान वस्तुएं हैं, तो बार्टर सिस्टम की ये 3 सबसे बड़ी तो ये हानियाँ हो गई। अब हम देखिए चौथा मुद्दा समझते हैं। अगला मुद्दा यह है कि जो बार्टर सिस्टम जो है यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, यह जो है श्रम विभाजन उसको प्रोत्साहित नहीं करता है। देखिए किस प्रकार। ये मान लीजिए एक किसान है जो अपने जो खेतों में अनाज उगाता है। ये कोई एक वर्कर है, ये जो है कार वगैरह ये अनसेबल करता हो, मतलब ऑटोमोबाइल में काम करता हो। मान लीजिए ये लड़की हैं, ये कंप्यूटर वगैरह इसको कंप्यूटर पर बैठकर वगैरह वहाँ पर काम करती हैं। तो ये मान लीजिए कॉल सेंटर में वहाँ पर जॉब करती हैं। अब मनी सिस्टम में तो क्या होगा कि ये कॉल सेंटर वाली जो जॉब है ये अपनी सर्विस देगी या इसी व्यक्ति को देगी या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को देगी, और क्या करी उसको जो अपनी जो सर्विस देकर क्या ले लेगी, 1000 रुपये या हम कह सकते हैं उससे पैसे ले लेगी। ठीक है, 1000 हम कह सकते रुपये ले लेंगे उदाहरण के तौर पर मान लेंगे। इसी प्रकार ये वर्कर भी ये जो कार असेंबल वगैरह करते हुए किसी को कार या फिर मोटरसाइकिल वगैरह ये बेच के उससे पैसे ले लेगा, और जो है अपने मतलब जो है उससे क्या कर लेगा, पैसा ले लेगा। अब क्या है, इनको जो ज़रूरत किसकी है, अनाज की ज़रूरत होगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जो है भोजन वगैरह अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए जीता है। तो ये क्या करेंगे, ये जाके दोनों जाएंगे किसान के पास कि भाई साहब आप ले लीजिए पैसे और हमें दे दीजिए अनाज। तो ये व्यक्ति भी सीधे सीधे क्या करेगा, अनाज इनको दे देगा और इससे वो पैसे ले ले, क्योंकि इसको भी पैसों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार मनी सिस्टम में तो ये हो जाता है। लेकिन अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें तो बार्टर सिस्टम में क्या होगा, अब बार्टर सिस्टम में क्या होगा कि जो किसान है जो अनाज पैदा करता है उसको ऐसी जो सर्विस है उससे उसका कोई मतलब नहीं, जैसे कि कॉल सेंटर वाली जॉब या फिर कारों की। ये मान ली सीधा साधा किसान है और ये हल वगैरह ये चलाने में इसमें खुश है, बस इसको हल की ज़रूरत है, मतलब जो उसके जो परंपरागत कृषि में काम आता है उस चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब ये बार्टर सिस्टम में बात कर रहे हैं। तो ये जो वर्कर हैं, ये मान लीजिए कोई कार वगैरह असेंबल करता हो, ये कॉल सेंटर वाली जॉब जो है ये सर्विस देती हो। तो अभी ये मान लीजिए ये लड़की कहेगी इस किसान से कि आप मेरी 2 घंटे की सर्विस ले लीजिए और इसके बदले हमें जो जो 100 किलोग्राम गेहूँ दे दीजिए। तो ये किसान राजी थोड़ी होगा कि ये तो किसान क्या कहेगा, भाई हमें आपकी इस सर्विस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारी कुछ ज़रूरत तो और है, तो ये जो है आप हमें ऐसी सर्विस मत दीजिए। तो इस प्रकार ये लड़की जो है इस अनाज को लेने में असफल रहेगी। तो इसी प्रकार वर्कर का भी यही हाल होगा कि भाई जो कार वगैरह हैं, किसान को तो कार की इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इस प्रकार इनके बीच भी ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो अब ये लड़की और ये जो लड़का ये क्या सोचेंगे कि भाई हम जीते तो अनाज के लिए हैं, हम भोजन के लिए जीते हैं। तो जब ये जो कॉल सेंटर वाली जॉब, ये जो वर्कर वाली जॉब, ये हमें जब अनाज ही नहीं दे पाती है तो हम आखिर ये जॉब क्यों करें। तो ये लड़का और लड़की दोनों क्या करें, इस जॉब को छोड़कर वो भी क्या बन जाएंगे, किसान बन जाएंगे, क्योंकि आखिर हर किसी इंसान को किसकी ज़रूरत है, अनाज यानी खाने के लिए भोजन की ज़रूरत है। तो ये भी अपने बगीचे में अनाज वगैरह उगाने लग जाएगी और वे भी लड़की ये लड़का दोनों भी किसान बन जाएंगे। तो हमें बार्टर सिस्टम में ये मिलता है, देखने को मिलता है कि भाई ये जो श्रम विभाजन जो है, जो अलग अलग आज हम देखते हैं कि कोई किसान है तो कोई जॉब करता है, कोई मतलब कार्य वगैरह बनाता है, तो अलग अलग हर व्यक्ति अलग अलग जॉब कर रहा है। तो ये सब कुछ किससे पॉसिबल हुआ, ये हुआ है मनी सिस्टम से, ना कि बार्टर सिस्टम में। तो बार्टर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा नुकसान ये है। अब हम पांचवा मुद्दा समझते हैं जो है फंजिबिलिटी का। फंजिबल वर्ड का जो अर्थ है वो हम बाद में देखेंगे, अभी सबसे पहले हम 2 उदाहरणों को देखते हैं। ये एक अरबी घोड़ा है जो रेस वगैरह वहाँ पर यूज़ होता है इसका, ठीक है। और इसकी जो मार्केट में कीमत है वो कितनी है, लगभग 5 करोड़ रुपए। अब मुझे ये घोड़ा खरीदना है, ठीक है, और मेरे पास जो है 2000 के नोट्स हैं और टोटल कितने, 5 करोड़ रुपए, 2000 के नोट्स। तो मैं इन नोट्स को लेकर उस घोड़े के मालिक के पास जाकर मतलब जो है वो घोड़ा खरीद सकता हूँ। तो मैं ऑफकोर्स वो घोड़ा खरीद सकता हूँ, ठीक है। और अगर मेरे पास 2000 के नोट्स नहीं है, जबकि 2000 की जगह मेरे पास 500 के नोट्स है और टोटल कितने, 5 करोड़ रुपए, तो क्या मैं घोड़ा खरीद सकता हूँ।
तो भी मैं घोड़ा खरीद सकता हूँ। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन मान लेते हैं कि भाई मेरे पास 2000 के नोट्स आधे हैं और आधे मेरे पास 500 है, 500 के नोट्स हैं, तो वो टोटल कितने 5 करोड़ रुपए हैं। तो क्या मैं घोड़ा खरीद सकता हूँ? तो भी मैं घोड़ा खरीद सकता हूँ। ये होता हमारे मनी सिस्टम में। अगर हम वही बार्टर सिस्टम में बात करें तो ठीक है, मान डायमंड का उदाहरण लेते हैं। आपको शायद मालूम होगा कि जो डायमंड है उसके जो कीमत है वो उसके कह सकते हैं कि वेट के आधार पर नहीं, यानी कैरेट का मतलब वेट के आधार पर नहीं होती, जबकि उसकी जो है वैल्यू के आधार पर होता है। और एक जो डायमंड है वो 1 कैरेट का डायमंड लगभग 0.2 ग्राम का होगा, समथिंग है, इतना होता है। तो ये मान लेते हैं एक जो है 100 कैरेट का डायमंड है और इसकी जो मार्केट में शायद 2015 में वैल्यू थी आपके $100 मिलियन मान लेते हैं। और इसी के अलावा मेरे पास एक एक कैरेट के 100 डायमंड है। एक एक कैरेट के कितने 100 डायमंड है और एक कैरेट का जो मूल्य है डायमंड का उसका कितना है, वो आपका है $2000। तो टोटल 100 कैरेट है तो उनका कितना मूल्य हो जाएगा, तो मूल्य हो जाएगा आपका $2 लाख। तो अब आप मुझे बताए बात कि भाई एक तो 100 कैरेट का जो है डायमंड उसकी जो कीमत है वो कितनी है $100 मिलियन, और वहीं एक एक कैरेट के 100 डायमंड्स है उनकी जो मूल्य है वो है आपका $2 लाख। तो ये बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि आपको याद रखना है कि भाई जो डायमंड होता है उसकी जो हम कह सकते हैं उसका वजन के आधार पर उसका मूल्य नहीं, जबकि उसके फेस वैल्यू यानी वैल्यू के आधार पर होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो बिग बॉस हैं तो उसमें एक एपिसोड में सलमान भोई को हमारे मिलते हैं लगभग 13-14 करोड़, और वहीं उनके कंटेस्टेंट को कितने मिलते हैं 1 या 2 लाख मुश्किल से मिलते होंगे। तो यहाँ पर कितना है, तो उनकी सलमान भोई की वैल्यू जो है वो अधिक है उनके कंटेस्टेंट से। तो इसी प्रकार जो है यहाँ हमारे जो 100 कैरेट वाला डायमंड है ये हमारे सलमान भोई हैं। तो अब जो है मान लीजिए कोई घोड़ा है अरबी जो आपके $100 मिलियन का है, मान लेते हैं। तो $100 मिलियन है, तो इसमें कैरेट से जो 100 कैरेट का जो डायमंड है, ये 100 कैरेट का डायमंड उस घोड़े के मालिक को देकर मैं ये घोड़ा खरीद सकता हूँ। लेकिन इसकी जगह में एक एक कैरेट के 100 डायमंड देकर वो घोड़ा नहीं खरीद सकता हूँ। वो कहेगा कि भाई आपका इसका तो मूल्य केवल $2 लाख है, हमें तो $100 मिलियन चाहिए, तो मुझे केवल एक सिंगल जो है 100 कैरेट का डायमंड ला कर दीजिए। तो अब हम समझते हैं कि इन सब 2 उदाहरणों से हमने क्या समझा। इन 2 उदाहरणों से समझा कि जो करेंसी और कॉइन्स है वो क्या है, फंजिबल है, और इसका जो है डिवीज़न भी पॉसिबल है और साथ में उनका म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन भी वहाँ पर उपलब्ध है। कैसे? मैंने आपको पहले उदाहरण में बताया कि भाई 2000 की जगह हम 500 के 4 नोट्स लेकर जा सकते हैं। उनका जो है वैल्यू भी बराबर होगा, उनकी कीमत भी बराबर होगी, और साथ में जो है अगर हमें 2000 में से किसी को जो 500 रुपये देने और 1500 वापस लेने हैं तो भी ये सब्सटीट्यूशन यहाँ पर उपलब्ध है कि मैं उसको 2000 दूंगा, वो मुझे कितना 1500 वापस दे देगा। लेकिन यहाँ पर डायमंड में हमने देखा तो यहाँ पर जो है यहाँ पर डिवीज़न तो पॉसिबल है। डिवीज़न किस प्रकार पॉसिबल, आप किसी 100 कैरेट के जो डायमंड है उसको लेकर बैठिए, उसको आरी से काटिए तो आप उसके 100 टुकड़े कर देंगे, लेकिन जो है उनका जो मूल्य है वो गिर जाएगा, क्योंकि 100 कैरेट अपनी एक वैल्यू रखता है। तो वहाँ पर जो है 100 कैरेट वाला जो है डायमंड है तो यहाँ पर क्या है, फंजिबल नहीं है, जबकि डिवीज़न है, और साथ में यहाँ पर म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन भी उपलब्ध नहीं है।